नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में ईडी की एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी घोटालेबाज हैं सब पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। वही जांच एजेंसी के इस कार्रवाई से बड़े बड़े नेता, मंत्री और सीएम तक कांप उठे। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने रेड मारने गई ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। उनको जान से मारने की साजिश भी रची गई थी। अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उन पर हमला कर उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद किसी तरह अधिकारी वहां से जान बचाकर भागे। गौर करने वाली बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी ममता बनर्जी ने खुद को सही दिखाने का पूरा नाटक किया और उल्टा ईडी अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन अब ममता की ये ड्रामेबाजी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब ममता बनर्जी को जबरदस्त तमाचा मारा है, जिसके बाद ममता बनर्जी की हालत खराब होने वाली है। हाईकोर्ट के एक्शन से डरी ममता पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्शन से क्यों डरी ममता? ममता बनर्जी की साजिश कैसे हो गई फेल? ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर क्यों लगी रोक? क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता से मांगा हलफनामा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है, साथ ही ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अभी तक तो ममता बनर्जी चोरी भी और सीना जोरी भी के रास्ते पर चल रही थी। उन्हें लगा था कि वो अपनी इस साजिश में कामयाब पूरी तरह से हो जाएंगी। मतलब ईडी अधिकारियों पर हमला भी करवाया और उल्टा एफआईआर भी दर्ज करवा दी। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्शन के बाद ममता पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बता दें कि जांच एजेंसियों पर हमला कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। जिस तरीके की नीच हरकत की गई उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आगे बताएंगे कि ईडी पर हुए हमले के बाद किस तरह से बवाल मचा था, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली घटना में ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि पुलिस 31 मार्च तक ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कोई जांच नहीं कर सकती है। राशन भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए ईडी तृणमूल नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली स्थित घर गई थी, लेकिन शाहजहां वहां नहीं मिला। लेकिन केंद्रीय अधिकारियों को उसके घर के सामने विरोध का सामना करना पड़ा और उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद ईडी के 3 अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बता दें कि संदेश खाली मामले में ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर कोर्ट ने उस एफआईआर के आधार पर जांच स्थगित कर दी। राज्य सरकार ने घटना की केस डायरी भी तलब की है। इतना ही नहीं, राज्य को ईडी के खिलाफ एफआईआर पर हलफनामा दाखिल करना होगा। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसबी राजू और धीरज द्विवेदी ने कहा कि राशन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उनकी तलाश में ही ईडी संदेश खाली में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। वहां अधिकारियों पर हमला कर दिया गया और अब उल्टे उन अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। जिसके बाद जस्टिस मंथा ने जानना चाहा कि क्या ईडी के अधिकारी शाहजहां के घर में दाखिल हुए थे। ईडी के मुताबिक काफी कोशिशों के बावजूद वे घर में दाखिल नहीं हो सके। कई बार शाहजहां को बुलाया गया, लेकिन उसका मोबाइल बिजी था। ईडी ने अनुमान लगाया कि उस समय वह अपने सहयोगियों से फोन पर बातचीत कर रहा था। पता चला है कि उस दौरान कम से कम 28 कॉलें की गई। हालांकि फोन टावर लोकेशन के मुताबिक शाहजहां उस वक्त घर पर ही था। ईडी ने दावा किया कि तृणमूल नेता के घर के सामने करीब 3000 लोग जमा थे। सब कुछ पूर्व नियोजित था, यानी इनकी पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था। इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता और वकील देवाशीष राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। संदेश खाली की घटना को लेकर एक ही दिन स्थानीय थाने में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दोनों एफआईआर के बयान मेल नहीं खाते। न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या एफआईआर स्वीकार करने से पहले पुलिस ने न्यूनतम तलाशी ली थी। उनका कहना था, मान लीजिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पर हमला होता है, क्या आप बिना न्यूनतम खोजबीन किए तुरंत एफआईआर लिखने बैठ जाते हैं? वह किस बारे में बात कर रहा है?
इस पर आपका क्या निर्णय है? पुलिस की शिकायत लेने की दो प्रक्रियाओं में विरोधाभास है। एक घटना का दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई थी 3 एफआईआर। बता दें कि ईडी के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि उसे पता चला है कि घटना के संबंध में 4 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि इसमें से एक ईडी ने अपने अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर दर्ज करवाया है और अन्य मामले उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए। वहीं न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि शेख के परिवार की तलाशी के लिए संदेश खाली गए ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता। गौरतलब है कि संदेश खाली घटना को लेकर दर्ज की गई पहली एफआईआर में कहा गया था कि शाहजहां के घर के सामने ईडी के जाने से हंगामा हुआ था। ईडी अधिकारियों द्वारा महिलाओं और बच्चों पर हमला किया जा रहा है, यहां तक कि पैसे भी चुराए गए। जज ने टिप्पणी की, पहले पुलिस ने एक बयान में एफआईआर ली, दोपहर को एक अन्य व्यक्ति थाने पहुंचा और विपरीत कहानी बता दी। उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई, जिसके बाद जज की टिप्पणी में यह कहा गया कि पुलिस को एक बार भी नहीं लगा कि थोड़ी देर पहले इसी घटना पर एफआईआर मिली है। जो पहले आया उसने कुछ और कहा, फिर पुलिस दूसरे व्यक्ति को बताएगी। अपनी आंखें बंद कर उसी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पुलिस की यह कैसी मूर्खता है। आगे जज ने कहा कि हो सकता है कि इस मामले में कुछ चालाकी हुई हो, इसलिए यह समझने के लिए कि कौन सी एफआईआर पहले की है और कौन सी बात की है, उन्होंने कहा कि वह एफआईआर की कॉपी सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेज सकते हैं। ईडी के खिलाफ दर्ज मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तब तक पुलिस ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कोई जांच नहीं कर सकती। जिस तरीके से कोर्ट ने मामले में सवाल जवाब किया और अपना फैसला सुनाया, उसके बाद से ममता की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब ममता बनर्जी को अपना पूरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ममता बनर्जी चाह कर भी कुछ नया ड्रामेबाजी नहीं कर सकती। उधर इस पूरे मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रही है जिसने रोहिंग्यों को बसने में मदद की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि संवैधानिक विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान सरकार अभी भी सत्ता में कैसे बनी रह सकती है। ईडी पर हमला अपेक्षित था, क्योंकि ऐसी चीजें तब होती हैं जब कोई चीज अपने अंत के करीब होती है। बता दें कि उधर बीजेपी की दूर विरोधी पार्टी कांग्रेस ने भी ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की निंदा की थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर खुलकर हमला बोला था। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। अधीर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में ईडी अधिकारियों की हत्या भी हो सकती है। अधीर ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। इससे पता चलता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा है। ईडी अधिकारियों आज तो घायल हुए हैं, कल इनकी हत्या भी हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें अचरज की बात बिल्कुल नहीं है। वही मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है कि हर नागरिक जानता है कि कैसे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल गैर भाजपा दलों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। हमने देखा है कि कैसे ईडी के अधिकारी गांव गए और स्थानीय निवासियों को भड़काया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। बीजेपी के आदेश पर वे टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम और अराजकता पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो अब जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, उसके बाद से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है कि क्योंकि अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर ममता को हलफनामा सौंपना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी कोई और पैतरा अपनाएगी या फिर मुंह बेनकाब होने के बाद अपना मुंह छिपाकर भागेगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।